बहुत साल पुरानी बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। सुमन के पति का देहांत होने के बाद सुमन ही सोनू की देखभाल किया करती थी। पति के गुजर जाने के बाद सुमन बड़ी मुश्किलों से अपना घर चला पा रही थी। वह दिन रात दूसरों के खेतों में खेती करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसका बेटा सोनू समय के साथ सयाना होता जा रहा था। वो अपनी माँ का सहारा बनने की बजाय उसका सर दर्द बनता जा रहा था। आवारागर्दी के साथ साथ लोगों से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। आए दिन सोनू की शिकायत लगाने गांव के लोग सुमन के पास आते रहते थे। सुमन, देखा तेरे बेटे ने आज फिर से मेरे बेटे के साथ झगड़ा किया है। देखो तो जरा इसको कितनी चोट लगी है। अपने बेटे को समझा देना, अगर फिर से मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा किया ना तो गांव के प्रधान से कहकर तुम दोनों को गांव से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? इस बार आप उसे माफ कर दीजिए। मैं उसके ऐसे बर्ताव से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसको समझाऊंगी कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। सोनू, तू बहुत बिगड़ता जा रहा है। तूने कुसुम के बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा क्यों किया? माँ, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तो मैं आराम से बैठकर कैसे सुन सकता था? अच्छा, ऐसा क्या? तू फिर सबसे लड़ाई करेगा? तू उसे आराम से भी तो समझा सकता था ना। पूरे गांव वाले तेरी शिकायत लगाने आते हैं मेरे पास। आइंदा से ऐसा मत करना। सुमन अपने बेटे की आदतों से परेशान हो गई थी। वो उसे डांटती भी थी मगर उसकी डांट का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि वो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। हे भगवान, इस नालायक बेटे से तो अच्छा मेरे घर में एक बेटी होती जो मेरे घर में कुछ मेरी मदद तो करती कम से कम। एक रात सुमन सो रही थी। उसे एक सपना आता है। माँ, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक मुर्गी हो, तो तुम कैसे बोल सकती हो? माँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी। पिछले जन्म में तुम्हारी बेटी थी। मैंने एक मुर्गी को गलती से पत्थर से मार दिया था और उस मुर्गी ने मुझे श्राप दे दिया, जिस कारण अब मैं एक मुर्गी बन गई हूँ। मुझे अपनी इस भूल का बहुत पछतावा है, इसलिए मैं रोज आपको सोने का एक अंडा देकर अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहती हूँ। ऐसा करके ही मैं अपने श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। मगर बेटी, तुम मुझे मिलोगी कहाँ? माँ, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के बाहर एक कटोरी में दाने डालकर रख देना। मैं रोज वो दाने खाने आऊंगी और उसके बदले सोने का एक अंडा देकर जाऊंगी। अगले दिन सुमन की आंख खुलती है। अरे, ये काफी अजीब सपना था, मगर कहते हैं सुबह का सपना तो हमेशा सच होता है। ये देखने के लिए सुमन वैसा ही करती है जैसा उसकी बेटी ने उसे सपने में कहा था। वो अपने घर के बाहर एक कटोरी में दाने डालकर रख देती है और कुछ देर के बाद एक मुर्गी सच में वहां आती है और कटोरी से दाना खाने लगती है। जाते हुए वो मुर्गी एक सोने का अंडा देकर वहां से चली जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो सच में सोने का अंडा है। सोने का अंडा देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। फिर ऐसा रोज रोज चलने लगा। सुमन रोज सुबह अपने घर के बाहर एक कटोरी में दाने डाल देती और वो मुर्गी उन दानों को खाकर एक सोने का अंडा देकर चली जाती। फिर सुमन उस सोने के अंडे को बाजार में सुनार को बेच देती थी और उसके बदले वो सुनार सुमन को एक अच्छी रकम देता था। सोने के अंडे बेचकर उनके घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे।
अब वह एक अच्छे घर में रहने लगे थे। मगर पैसा देखकर उसका बेटा सोनू और ज्यादा आवारागर्दी करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद नतीजा ये हुआ कि सोने का एक भी अंडा अब उनके लिए कम पड़ने लगा था। अरे, सोने का एक अंडा बेचकर इतने पैसे नहीं आते। इतने में हमारा गुजारा कहाँ चलेगा। अगर हमें जिंदगी और अच्छे से जीनी है तो हमें और सोने के अंडों की जरूरत पड़ेगी। वो मुर्गी रोज एक अंडा देती है। मुझे तो लगता है अगर मैं उस मुर्गी को मार दूं तो उसके अंदर से मुझे ढेर सारे अंडे मिलेंगे और उससे हम और ज्यादा अमीर बन जाएंगे। सोनू के मन में लालच आ गया था। अगले दिन वो सुबह अपनी माँ के उठने से पहले खुद एक कटोरी में घर के बाहर दाने रख देता है और जैसे ही वो मुर्गी उन दानों को खाने आती है तभी सोनू वहां आता है और उसे चाकू से वार कर देता है। वो मुर्गी तड़प तड़प कर मर जाती है। सुमन ये देखकर दर्द के मारे करहा उठती है और अपना सर पीट पीट कर रोने लगती है। अरे हे प्रभु, ये मेरे बेटे ने क्या पाप कर दिया जिसके कारण हमारे घर के हालात इतने सुधर गए थे। इस नालायक ने उसी को मार डाला। सोनू भी अपना सर पकड़कर रोने लगता है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया। ज्यादा सोने के अंडे के लालच में दिन का एक सोने का अंडा मिलना भी अब बंद हो गया। इस तरह उन्हें दिन में सोने का एक अंडा मिलना भी बंद हो जाता है। मगर इस घटना के बाद सोनू सुधर गया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वो अपनी माँ की घर में हर कामों में मदद करने लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। रमेश अपनी बीमार पत्नी को खाना और दवाई देता है। ये ले जबरा, तू भी जल्दी से खाना खा ले, फिर मुझे काम पर जाना है। रमेश अपनी झोपड़ी के बरामदे में बैठकर खाना खा रहा था और पास में ही जबरा कुत्ता भी अपने हिस्से का खाना खा रहा था। तुम यही रहना, शांति घर पर अकेली है। जबरा कुत्ता भी खाना खाकर वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। रमेश की पत्नी शांति बहुत समय से बीमार थी। रमेश सेठ के घर माली का काम करता था। वो हर सुबह शांति को खाना देता और खुद काम पर जाता। रमेश के पीछे से जबरा कुत्ता घर के बाहर बैठा रहता। उसके होते हुए कोई भी शांति के पास नहीं जा सकता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो पूरा दिन सेठ के बगीचे में मन लगाकर काम करता। बगीचे में हर रोज पक्षियों को फूलों पर बैठा देखता और उन्हें फूलों से रस पीता देखकर उसका मन बहुत खुश होता था। एक दिन जबरा सुबह सुबह झोपड़ी के पीछे नीम के पेड़ को देखकर खूब भौंक रहा था। तभी क्या हो गया जबरा, क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रहे हो? रमेश जाकर देखता है तो एक चिड़िया ने पेड़ पर 2 अंडे दिए थे। रमेश जैसे ही अंडों के पास जाता है तभी चिड़िया जोर जोर से चीं चीं करके रमेश को हटाने लगती है और खुद नीचे गिर जाती है। रमेश उस चिड़िया को उठाता है। अरे अरे, इसके पंख पे तो चोट आई है, इसलिए ये उड़ नहीं पा रही थी। रमेश उस चिड़िया को उसके घोंसले में अंडों के पास रख देता है। जबरा, अब इन्हें परेशान नहीं करो, ये हमारे मेहमान हैं। चलो मेरे साथ आओ। जबरा भी अपने मालिक की बात मानकर वहां से आ जाता है। उस दिन रमेश चिड़िया को कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालता है। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, आज बगीचे से मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊंगा। मेरे सेठ के वहाँ बहुत तरह तरह के फूल हैं। उसके बाद रमेश सेठ के यहाँ बगीचे में काम करने चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद रमेश कुछ फूल तोड़ता है और उन्हें अपनी जेब में छुपा लेता है।
ऐसा करते हुए उसे सेठ का आदमी मुंशी देख लेता है। अरे देखो इस माली को, यहाँ से फूल लेकर जाकर बाजार में बेचकर पैसे खा रहा है। इसकी तो अभी खबर लेता हूँ। अरे ओ माली, ये सब क्या है? तुमने सेठ के यहाँ से फूल की चोरी की है? चलो अभी के अभी मेरे साथ सेठ जी के पास। अरे नहीं नहीं मुंशी जी, वो ये मैं फूल तो बीमार चिड़िया के लिए। अरे ये तुम्हारी मैं यहाँ नहीं चलने वाली। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई ना तो सेठ को सब सच सच बोलकर तुम्हें यहाँ काम से निकलवा दूंगा। ये जो तुमने फूल तोड़े हैं उसके बदले तुम मुझे 2 आने दोगे। मैं कल आपको अपनी पगार में से 2 आने दे दूंगा, लेकिन आज मुझे ये फूल ले जाने दीजिए। मुंशी बहुत लालची था, इसीलिए रमेश को मुंशी की बात माननी पड़ी। रमेश फूल लेकर अपने घर आता है और वो फूल उस चिड़िया को दे देता है। ये लो चिड़िया रानी, अपना खाना आराम से खा लो और जल्दी से अच्छी हो जाओ। चिड़िया भी फूलों से रस पी लेती है। रमेश हर रोज बगीचे में काम करता और लौटते समय कुछ फूल तोड़ लेता और उन फूलों के बदले मुंशी को वो 2 आने दे आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब रमेश के पास मुंशी को देने के लिए कुछ नहीं बचा था। आज तो मैं ये फूल ले आया हूँ, लेकिन कल से उस चिड़िया का क्या होगा? रमेश चिड़िया को फूल देता है। आज रमेश बहुत उदास था। रमेश को देखते ही चिड़िया फट से उड़कर रमेश के आगे पीछे उड़ने लगती है। अरे अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसका मतलब अब तुम अपना खाना ला सकती हो। कुछ देर के बाद रमेश खाना बनाता है और जबरा कुत्ते को भी खाना खिलाता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रमेश जब काम करके घर आने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो माली के बच्चे? आज के फूलों के पैसे नहीं दोगे क्या? नहीं नहीं मुंशी जी, आज मैंने कोई फूल नहीं लिया है। जिस चिड़िया के लिए मैं फूल लेकर जाता था, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो अपना खुद खाना ला सकती है। क्या चिड़िया? अरे तुम भी कैसे मूर्ख आदमी हो। एक चिड़िया के लिए अपनी सारी पगार मुझे दे दी। तभी तो कहते हैं जिसके पास दिमाग नहीं उसका कुछ नहीं हो सकता। मंद बुद्धि कहीं का। मुंशी रमेश पर खूब हंसता है। क्यों ना इस मूर्ख का और फायदा उठाया जाए। हाँ यही सही रहेगा। उस दिन मुंशी रात को सारे फूल तोड़कर बाजार में बेच देता है और राजा को बोलता है कि रमेश हर रोज फूल तोड़कर उस चिड़िया को खिला देता है। ये सुनकर सेठ बहुत गुस्सा होता है और उसे काम से निकाल देता है। 2 दिन बीत गए थे। अब रमेश के पास भरपेट खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो हर रोज सूखी रोटी खाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रमेश उठा तो चिड़िया रमेश के आगे पीछे उड़ने लगी और फिर एक छोटी सी पोटली वो रमेश के आगे रख देती है। अरे ये पोटली कहाँ से लाई हो तुम, और इसमें क्या है? रमेश उस पोटली को खोलता है तो उसमें छोटे छोटे बीज थे। अरे चिड़िया रानी, ये किसके बीज हैं और तुम इन्हें कहाँ से लाई हो? तभी वो चिड़िया वो बीज देकर अपने बच्चों के साथ वहां से उड़ जाती है। रमेश उन बीजों को अपने घर के आगे आंगन में लगा देता है और पानी से सींच देता है। रात को भी वो चिड़िया वहां नहीं आती। लगता है वो चिड़िया अब यहाँ से जा चुकी है। सुबह से रात हो गई है, ये अब तक नहीं लौटी। अगली सुबह रमेश अपने घर के बाहर आता है और देखता है कि उसके घर के आंगन में एक पेड़ उग गया था जो फलों से भरा हुआ था। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत नजारा है। रातों रात मेरे घर में फलों से भरा पेड़ कहाँ से आ गया, और ये कैसा फल है? ऐसा फल तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आखिर ये है क्या? तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई कीवी का पेड़ हूँ और मेरे फल बहुत ही लाभदायक हैं। मैं तो परी लोक में लगने वाला एक फल हूँ और मेरे बीज चांदनी परी ने तुम्हारे घर पर जो पीछे वाले पेड़ में चिड़िया रह रही थी उसने तुम्हें दिए थे। क्या वो चिड़िया एक परी थी? हाँ रमेश, वो चिड़िया एक श्रापित परी थी और तुमने उसकी मदद करके उसे उसके श्राप से मुक्त करवाया है।
अब तुम मेरे जादुई फल बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो और गरीब बीमार लोगों का भी भला कर सकते हो। रमेश बहुत खुश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस परी का धन्यवाद कैसे करे। रमेश उस जादुई कीवी के पेड़ का धन्यवाद करता है। रमेश कीवी का फल अपनी पत्नी को खिलाता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। अरे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ। हाँ शांति, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। रमेश सारी बात शांति को बताता है। जी, क्या वो परी चिड़िया अभी भी यहीं है? नहीं शांति, वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुकी है। अब रमेश उन कीवी के फलों को बाजार में बेचता और खूब पैसे कमाता है। अब उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे गांव में रमेश के कीवी के फल की बातें हो रही थी। मुंशी को जब इस बात का पता चलता है तो अगली रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो मुंशी रमेश के घर जाता है और जादुई कीवी के फल को तोड़ने लगता है। तभी जादुई कीवी की जगह पत्थर मुंशी के सर पर गिरने लगते हैं। पत्थर गिरने की आवाज सुनकर जबरा भी वहां आ जाता है और पेड़ से पत्थर नीचे गिरता देख वो जोर जोर से मुंशी को भौंकने लगता है। मुंशी के सर से खून निकलने लगता है। अरे अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो हो यहाँ पर। मुंशी और जबरा की आवाज सुनकर रमेश और शांति बाहर आते हैं। तभी पेड़ से पत्थर गिरने बंद हो जाते हैं। अरे मुंशी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये चोट आपको कैसे आई? हाय, मैं मर गया। अरे मुझे मेरे घर छोड़ दो। रमेश मुंशी को उसके घर तक छोड़ आता है। अरे भगवान, आज तो बच गया। आगे से कभी लालच नहीं करूंगा और ना ही इस रमेश के घर की तरफ देखूंगा। अरे पता नहीं कैसा जादुई पेड़ है वो जिससे पत्थर गिर रहे थे। जबरा की आवाज से तो रमेश भी उठ गया। ओहो बाप रे, आज तो मेरी जान बच गई और जान बची तो लाखों पाऊंगा।